हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडिनेशन। आज है हमारा क्वेश्चन डे का डे 12। और मुझे बताओ कि कैसे चल रही है पढ़ाई। अभी ऑलमोस्ट 8 या 9 दिन बस बाकी है, एक हफ्ता बाकी है। एक हफ्ते बाद हमारी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चन डे वाली। उसके बाद हम कुछ और स्टार्ट करेंगे। जो मैंने प्लान किया है मैं कुछ दिनों में रिवील करूंगा कि हम इसके बाद क्या करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे कि जेडब्ल्यू मेन पोस्टपोन होएगा क्या, जेडब्ल्यू मेन कैंसिल हो जाएगा क्या, तो पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। यार मैं बोलूंगा कि रीजंस देना बंद करो। देखो जेडब्ल्यू बहुत बड़ी एग्जाम है, तो जेडब्ल्यू होने ही वाली है। जेडब्ल्यू नहीं होगी ऐसा हो नहीं सकता। जाके आईआईटी रोपर के डायरेक्टर का कमेंट पढ़ लो कि उन्होंने क्या बोला है। कि जो लोग बोल रहे हैं कि हमसे हो नहीं रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा है, उनको रहने दो। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी एग्जाम तो हम ले ही लेंगे। तो जेडब्ल्यू तो होना पक्का है। तो आप प्लीज ये मत बोलो कि मन नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। पढ़ लो। ऐसा होगा कि अभी नहीं होगा, कुछ दिनों बाद होगा, लेकिन इसकी हेल्प तो हो ही जाएगी। अब हमने प्रिपेयर किया था वर्स्ट केस कि हमारे पास सिर्फ 30 डेज है। अब अगर तुमको बोला है कि अब तुम्हारे पास 30 से ज्यादा दिन है, तो तुम और अच्छे से कर पाओगे। और इससे तुम्हारी हेल्प ही हो रही है कि तुम्हारा सिलेबस पहले हो रहा है और तुम्हारे पास और टाइम बच रहा है ताकि तुम कुछ और कर पाओ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो इस हिसाब से ही सोचता कि अब मेरे पास और 10 या 20 दिन ज्यादा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि और थोड़ा ज्यादा कर लूं। ठीक है। तो प्लीज रीजन मतलब ऐसा मत बोलो आपकी मन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा सच्ची, कि सच में फोकस नहीं हो रहा है या कुछ और दूसरे प्रॉब्लम्स है, तो कमेंट करो। कमेंट नहीं कर सकते हो इंस्टाग्राम पे पूछो। बहुत लोगों के टेक्स्ट आए मुझे कल कि उनसे उनको रिवाइज कैसे करना है, उनको जानना था कि वो कंसिस्टेंट कैसे रहे, उनका फोकस कैसे रहे। तो उनको मैंने गाइड किया है। तो अगर आपको भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप प्लीज पूछो। ठीक है। तो या लेट्स स्टार्ट डे 12। तो हम मैथ्स में देखने वाले हैं आज एलिप्सेस। एलिप्स 13 बार पूछा गया है विच गिव्स अस 60%। और मैंने आपको कल भी बताया था कि कोनिक्स में एक हाइपरबोला, एक पैराबोला, एक इलिप्स से सवाल आता ही है। तो इलिप्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आरबीडी। आरबीडी तो यार फेवरेट है, मतलब एनटीए का एक सवाल तो आएगा ही, पक्का आएगा। इसमें क्या एडवांस में भी आएगा, एक क्या दो भी आ सकते हैं। आरबीडी तो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ज्यादा सवाल आता है, क्योंकि इस पे सवाल बहुत अच्छे बन सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही सवाल आता है घूम फिर के, इनकंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी वाला, या डिटरमिनेंट में से आएगा डिटरमिनेंट वाला। लेकिन आरबीडी में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल सवाल बन सकते हैं, तो वो ट्राई करते हैं कि आरबीडी से ज्यादा सवाल पूछे। उसके बाद हम केमिस्ट्री में देखेंगे अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स। और अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स में हम आरएमजीएक्स वाला क्वेश्चन देखेंगे मोस्टली। तो या लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैथ्स में आज हम देखने वाले हैं इलिप्स। और इलिप्स का क्वेश्चन हम ये देखने वाले हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 टू द इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सॉरी ये थोड़ा मैसे दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन आप ट्राई करना कि आप समझ लो। ठीक है। तो पहले कंसेप्ट पे जाते हैं। ठीक है। तो अगर मेरे पास इलिप्स का एक इक्वेशन दिया है मुझे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, इस टाइप में। ठीक है। तो इसमें मैं किसी बाहर वाले पॉइंट से, किसी बाहर के पॉइंट से अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की इलिप्स के ऊपर, तो उस पेयर ऑफ टेंजेंट के इक्वेशन को मैं क्या लिखता हूं, उसे लिखता हूं मैं S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है। तो S तो होता है जनरल इक्वेशन। S क्या होगा मेरा, S होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। S1 होगा ये पॉइंट जो है, ये बाहर का पॉइंट। अगर इसे मैंने x1 y1 कंसिडर किया, तो मेरा S1 होगा ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। और टी जो होगा मेरा, टी होगा मेरा ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन माइनस सी इज इक्वल टू 0। देखो ये तीनों इक्वेशन हो गए। अगर आपको अभी भी समझ नहीं रहा है और इस पे थोड़ा और इलेबोरेशन चाहिए, तो इस कार्ड पे क्लिक कीजिए। ये कार्ड आपको कल वाली वीडियो पे लेके जाएगा, जिसपे मैंने यही सेम कंसेप्ट बताया था पैराबोला के लिए। ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया। इसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट जो आज हम देखने वाले हैं, वो है कि अगर कोई पेयर ऑफ लाइंस दी है मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन होता है पेयर ऑफ लाइंस का। तो इसके लिए जो एंगल लिखता हूं मैं इन दोनों लाइंस के बीच बीच वाला, जैसे देखो पेयर ऑफ लाइंस है, मतलब दो लाइंस है, तो इन दोनों की लाइंस का हम एक कंबाइंड इक्वेशन लिखते हैं। लाइंस के एंड एंड में ही आता है टॉपिक। तो इन दोनों के बीच के एंगल को मैं इस कंबाइंड इक्वेशन से कैसे लिख सकता हूँ, ना कि मतलब जनरली ऐसा करते हैं हम कि इस इक्वेशन को फैक्टराइज वगैरह करते हैं, फिर दो लाइंस निकालते हैं और फिर उन दोनों के बीच का एंगल निकालते हैं स्लोप वाला फॉर्मूला यूज करके। लेकिन हमको अगर डायरेक्टली निकालना है, तो हम उसे लिखते हैं 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है,
और 2h एक्स वाई का कोएफिशिएंट है तो उससे हम h निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दो कंसेप्ट हो गए। इसके बाद एक तीसरा कंसेप्ट भी आएगा इसमें। तीसरा कंसेप्ट आएगा, तीसरा कंसेप्ट नहीं बोल सकता, उसको फॉर्मूला बोल सकता हूं मैं, कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है यार, ये लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये तीन चीजें होगी। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है बताता हूँ। देखो मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो आप कैसे अप्रोच करोगे। यस, पहले हम बनाएंगे डायग्राम, कि डायग्राम बोल क्या रही है एग्जैक्टली तो इन्होंने मुझे बोला है कि एक इलिप्स दिया है, तो इलिप्स से नॉर्मल है, तो नॉर्मल इलिप्स अगर है ये, तो ये इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा, तो ये कुछ ऐसा इलिप्स होगा। सॉरी बहुत गंदा बना है लेकिन फिर भी ऐसा कुछ इलिप्स होगा। और पॉइंट पी 1,2 है, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए हम 1,2 इसमें डाल के देखते हैं कि पॉइंट एग्जैक्टली लाई कहाँ पे करता है। तो अगर आप देखोगे तो ये होगा 3 प्लस 2 to the 4 to the 8 -5, तो पॉजिटिव हो रहा है मतलब बाहर लाई करेगा, तो यहाँ कहीं पे लाई करेगा पी 1,2। तो यहाँ से हमने ड्रॉ किए दो टैंजेंट्स, जैसे ये एक टैंजेंट कंसिडर कर लो और ये दूसरी टैंजेंट कंसिडर कर लो। तो हमें निकालना क्या है इन दैट, हमें निकालना है ये थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम प्रोसीड कैसे करेंगे। हम सबसे पहले, हमको इक्वेशन पता है टैंजेंट का, पेयर ऑफ टैंजेंट्स का इलिप्स के लिए हम वो यूज करेंगे, HS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। उसके बाद हमें कुछ इक्वेशन मिलेगा लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सा रहेगा, तो उसमें अगर मैंने आपको फॉर्मूला बताया ऊपर वाला तो हमें वो यूज करना पड़ेगा मोस्टली। और वो फॉर्मूला होने के बाद फिर हमको थर्ड यूज करना पड़ेगा, tan थीटा वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखते हैं S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। इन दो टैंजेंट का इक्वेशन, इसका और इसका, तो वो होगा S क्या लिखूंगा मैं, 3x² प्लस 2y² -5 S इंटू S1 क्या होगा, 3 में x में 1 डाल दूंगा मैं प्लस 2, y में 2 डाल दूंगा -5 इज इक्वल टू t क्या होगा, 3x इंटू 1 प्लस 2y इंटू 2 -5 का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या हुआ, ये हुआ 3x² प्लस 2y² -5 इंटू 3 प्लस 2 to the 4 to the 8 -5 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y -5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मुझे ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो 3x² प्लस 2y² -5 इंटू 6 इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा मैं तो ये होगा 9x² प्लस 16y² प्लस 25 प्लस 2 इंटू 12xy -15x -20y। और इसको अगर मैं और लिखूंगा अच्छे से तो ये होगा, सॉरी यहाँ पे 18 आएगा, 6×3 = 18x² प्लस 12y² -30 इज इक्वल टू 9x² प्लस 16y² प्लस 25 प्लस 24xy -30x -40y। अब सबको एक साइड लेके आओ तो ये क्या होगा, ये होगा 9x² -4y² -24xy, फिर आएगा प्लस 30x, फिर आएगा प्लस 40y -55 इज इक्वल टू 0। आई होप ये सब कैलकुलेशन करेक्ट है, क्योंकि देखो अब जनरली मैं आपको अभी सॉल्व करके बता रहा हूँ इसलिए पूरा कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं। हमको चाहिए क्या क्या, हमको बस चाहिए h a और b, मतलब x² की टर्म, y² की टर्म, xy की टर्म, बाकी चीजें कैलकुलेट मत करो, मतलब गेस कर लो कि ये क्या होगा और इनको शिफ्ट करके बस कैलकुलेट करो, बाकी चीजें मत सॉल्व करो, टाइम बच जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा a क्या आ गया, a आ गया मेरा 3, b आ गया मेरा -4, और मेरा जो h आएगा वो आएगा -12, क्योंकि 2h इज इक्वल टू -24 होगा। तो थर्ड फॉर्मूला यूज करूंगा मैं जो फाइनल है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 _ h² माइनस प्लस हो गया, और ये होगा a इंटू बी, सॉरी a यहाँ पे 9 आना चाहिए, तो यहाँ पे होगा 36। तो ये हुआ 9 × 4 = 36
अपॉन a प्लस बी, 9 माइनस 4 5, तो ये क्या देगा मुझे 2 अंडर रूट 180 बाय 5, जो होगा 12 बाय रूट 5। तो थीटा मेरा क्या आ गया, थीटा आ गया मेरा tan इनवर्स 12 बाय रूट 5। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ गया, बहुत मेसी सा लग रहा है तो ट्राई करना कि ये समझ लो, ये एक फॉर्मूला ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक ये एस स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बाकी जगह पे भी काम आएगा tan थीटा वाला। और अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो इक्वेशन आया है मेरा, इसको मैं ट्राई करूंगा कि मैं दो लाइंस में फैक्टराइज कर पाऊँ, एक्स वाई और एक कांस्टेंट वाली दो लाइंस, ताकि फिर मैं tan थीटा को स्लोप के टर्म्स में लिख सकूं कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इस टाइप में। ठीक है, चलो चलो फिजिक्स में देखते हैं हम आरबीडी, और आरबीडी में हम देखने वाले हैं कि प्योर रोलिंग क्या होता है। इजी सा कंसेप्ट है, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले कि प्योर रोलिंग में होता क्या एग्जैक्टली। तो देखो, प्योर रोलिंग ऐसे होती है कि अगर किसी भी पॉइंट का अल्फा ए इज इक्वल टू अल्फा आर में लिख पाओ, किसी भी पॉइंट पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे, किसी भी रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट पे अगर मेरी एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर होगा और वो कांस्टेंट होगा, तो मैं उस पॉइंट को मतलब उस जो मोशन हो रहा है उसको मैं प्योर रोलिंग कहूंगा। ठीक है, तो प्योर रोलिंग बहुत कंफ्यूजिंग सी चीज है, बस इसमें इतना याद रखो आपकी, अगर आपको प्योर रोलिंग बोला है तो आप ए इज इक्वल टू अल्फा आर कंसिडर कर सकते हो और वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, ये दो चीजें आप कंसिडर कर सकते हो प्योर रोलिंग में। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो होगा, अब मैं लिख देता हूँ प्योर रोलिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो यहाँ पे यूज करना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेयर। ठीक है, तो स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। ठीक है, और तीसरा होगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तीन कंसेप्ट यूज करने हैं बस। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये प्लेन बना लिया मैंने, इसके ऊपर मेरा स्पीयर रखा हुआ है, ये मेरा स्पीयर है, कुछ स्पीयर लग तो नहीं रहा है, वापस बनाऊंगा। ठीक है, जो भी है लड्डू स्पीयर जो भी है। अब इसके हाईएस्ट पॉइंट पे लग रहा है एक फोर्स एफ। ठीक है, ये है मेरा सेंटर। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्पीयर। ठीक है, अब देखो इसमें करना कुछ नहीं होता है, इसका मास भी मुझे m दिया है, तो देखो मैं बताता हूँ इसमें आपको करना क्या होता है। देखो मैं इसका एक्सेलरेशन a कंसिडर कर लूंगा, कंसिडर एक्सेलरेशन a एंड रेडियस r, ये दो चीजें कंसिडर कर ली। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, अब मुझे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी, ताकि मैं इसमें दो चीजें बैलेंस करना पड़ेगा, एक टॉर्क एक फोर्स। एक फोर्स बैलेंस करेंगे हम और एक टॉर्क बैलेंस करेंगे। ठीक है, दो चीजें बैलेंस करेंगे, उसके लिए मुझे चाहिए एफबीडी। तो एफबीडी अगर मैं बनाने जाऊं इसकी स्पीयर की, तो ये मेरा स्पीयर है, इसमें ऊपर लग रहा है एफ फोर्स। ठीक है, अब देखो, अब इसके नीचे बोला है इन्होंने, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि जो सरफेस है वो रफ है। तो अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन भी लगेगा, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। तो जनरली यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं, लोगों को लगता है कि देखो यहाँ पे सरफेस है, तो लोग जनरली कंसीडर करते हैं फ्रिक्शन की अपोजिट डायरेक्शन, जबकि देखो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ, तो अगर ये मेरा सरफेस है, ये सरफेस है, या कंसीडर करो कि ये जो मेरा पेन टैबलेट है ये सरफेस है, और इसके ऊपर मेरा ये स्पीयर है, और ये कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे, तो ये सरफेस को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अगर ये सरफेस को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। आपको समझ रहा है। तो अगर ये मेरा स्पीयर भी है, ये अगर ऐसे जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो एफ की डायरेक्शन में ही लगेगा। मतलब आप सरफेस से कंपेयर करना तो आपको समझ जाएगा कि इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर आपको फिर भी विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूंगा किसी और वे में आपको विजुअलाइज कराने के लिए। तो मेरा जो फ्रिक्शन है वो भी लगेगा इसी डायरेक्शन में एफ। ठीक है, तो हो गया ऑलमोस्ट। तो देखते हैं सेंटर के अकॉर्डिंग करना है फोर्स बैलेंस, तो पहले फोर्स लिखेंगे। फोर्स लिखूंगा मैं एफ प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल टू मास ऑफ द स्फीयर इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब दूसरा करूंगा मैं टॉर्क बैलेंस अबाउट सेंटर। तो देखो एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये स्फीयर को इस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, तो उसको मैं लिखूंगा
F इंटू आर, अबाउट सेंटर कर रहे हैं हम। अब नीचे वाला जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन वो बॉटम पॉइंट पे लग रहा है, तो वो स्पीयर को उल्टी डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, तो उसका जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव होगा, तो होगा नेगेटिव एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो आई को क्या लिखूंगा मैं, 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, अब आर हर जगह कैंसिल कर दो, तो एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 2/5 एम आर अल्फा। अब ए इज इक्वल टू अल्फा आर होता है क्योंकि प्योर रोलिंग है, तो ये होगा 2/5 एम ए, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो तो मेरे पास क्या मिलेगा, 2f इज इक्वल टू 7/5 एम ए। तो मेरे पास ए क्या आया, मुझे ए निकालना है, तो ये हुआ 10f/7m, और यही मेरा फाइनल आंसर है। देखो इसमें टेक अवे क्या है, इसमें टेक अवे ये है कि आपको ए इक्वल टू अल्फा आर कंसिडर करना होता है प्योर रोलिंग में। दूसरी चीज आपको देखनी होती है कि आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। हमको फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है इसका स्पीयर का, तो आप ट्राई करना कि आप अच्छे से निकाल पाओ कि अगर ये सरफेस ऐसा हो रहा है तो इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और तीसरी टॉर्क्स आप याद कर लो, सारी चीजों की नोट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलो तो ठीक है, केमिस्ट्री में मैं लाया हूँ एक क्वेश्चन उठा के जेडब्ल्यू एडवांस का, कुछ 2014 में पूछा गया था मोस्टली। तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो बोला है कि द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो यहाँ पे कीटोन दिया है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि CH3 MgBr है, मतलब RMgX एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है यहाँ पे। तो सीधा सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कि ये कैसे होगा एग्जैक्टली। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर यहाँ पे बनाऊं तो ये होगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl, ठीक है। और यहाँ पे CH3 नेगेटिव हो जाएगा और Mg पॉजिटिव हो जाएगा, और लिक्विड एसिड, ठीक है। अब देखो, अब हमें देखो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त जनरली आप ट्राई करना कि आपको पता क्या क्या है, ये आप पहले ही सोच लो कि एग्जैक्टली इसमें दिया क्या क्या है, मतलब एग्जामिनर्स के हिसाब से सोचो। तो देखो यहाँ पे मेरा ये जो बॉन्ड है ये है पाई पोलर बॉन्ड, ठीक है, पाई पोलर बॉन्ड, ये फैक्ट मुझे पता है। तो ये क्या देगा, ये देगा मुझे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, ये एक फैक्ट पता है मुझे। दूसरा फैक्ट पता है कि मुझे यहाँ पे Cl जो है वो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये देता है मुझे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये देता है मुझे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो फैक्ट मुझे पता है। इसके अलावा मुझे एक फैक्ट पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अटैक कैसे होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले लेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो कार्बन है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो मेरा CH3 नेगेटिव है ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे होगा O नेगेटिव, यहाँ पे लगेगा एक मेरा CH3, और यहाँ पे Cl है, ठीक है, ये बन गया। अब देखो, अब जनरली हम सोचेंगे क्या कि यहाँ पे O नेगेटिव है, अब यहाँ पे Mg अटैक करेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे Cl लिविंग ग्रुप है, और जनरली ऐसा होता है कि इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन से ज्यादा इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन जल्दी हो जाती है, वो ज्यादा फिजिबल होती है, क्योंकि काइनेटिक्स वगैरह होता है, उसका ग्राफ वगैरह आपको पता चलेगा, आप देखोगे तो कि काइनेटिकली ये रिएक्शन जल्दी होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो मेरा Cl है वो लिविंग ग्रुप है, तो वो Cl नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो यहाँ का कार्बन पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ के ऑक्सीजन के साथ रिंग बना लेगा, तो Mg प्लस रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा यहाँ पे, ठीक है, और Cl नेगेटिव निकल जाएगा, और यहाँ पे लिक्विड एसिड है, तो वो Cl नेगेटिव उसके साथ रिएक्ट करके HCl फॉर्म कर लेगा। तो फाइनली यहाँ पे जो रिंग बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4, तो ये देखो ये कुछ ऐसी रिंग बनेगी। ये होगा, यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, ये हुआ 1 2 3 4, और फोर्थ पे मेरे 2 CH3 लगे हैं, तो यहाँ पे 2 CH3 लगेंगे, ठीक है। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो प्लीज याद रखना कि ये रिएक्शन ऐसे होगी, ठीक है। और इसके बाद ठीक है, तो डे 12 भी हो गया है, जाके नोट्स पढ़ लो, असाइनमेंट सॉल्व कर लो। इसके बाद मैं रेडियो एक्टिविटी पे वीडियो बनाया हूँ, वो जाके देख लो एक बार, इस कार्ड पे क्लिक करो, या ये कार्ड आपको लेके जाएगा रेडियो एक्टिविटी के वीडियो पे। उसके बाद कल मिलते हैं, तो पढ़ते रहो या, ओके बाय।